वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो? थोड़ी देर पहले मिले थे अपने। तो क्लास पहले 6 बजे करने का सोच रहे थे, पर यहाँ पर क्लास का टाइमिंग है वो 7 बजे कर दिया गया है, क्योंकि जो ब्रिक्स की क्लास थी अपनी वो थोड़ी लंबी चल गई थी। इस वजह से उस क्लास को कम करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो आइए आज अपने करेंगे। लास्ट क्लास थी उसमें टेबल के क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो कर लिए थे। तो अब जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से हैं आपको पता है। क्लॉक के जो कंसेप्ट है वो सारे डिस्कस करेंगे अपने वन बाय वन, और उनको साथ में मैं आपको एग्जांपल से भी यहाँ पर समझा दी जाएगी चीजें। जहां पर डाउट लगे वो आप बीच में जरूर पूछ लीजिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सभी जल्दी से आ जाइए। नोट के सामने का अंक क्या होगा, ये सारी चीजें करेंगे अपने। अभिनंदन, जंप करके सामने आ गए। In table test, 2 columns reverse, then 2 rows interchange type question. जी, तो क्लॉक के अपने कुछ एक आध कंसेप्ट रह गए हैं, वो अपने यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि क्लॉक के क्या कंसेप्ट है। ठीक है, सॉरी, टेबल के। तो टेबल के जो कंसेप्ट रह गए थे पहले वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2-4 कंसेप्ट रह गए हैं, तो आइए पहले टेबल देखते हैं। टेबल में एक कंसेप्ट था कि वह अक्षर जो किसी भी पंक्ति या कॉलम दोनों में पहला और अंतिम अक्षर है किस तरह से होगा वो देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर फिक्स होगा, क्या होगा वो देख लीजिए। तो ये है पंक्तियां यानी कि रो, और ये है कॉलम। तो यहां पर अगर लेटर टेबल है यानी कि जो टेबल होगी उसके बीच में अक्षर लिखे हैं, अल्फाबेट लिखे हैं, तो रो जो है उनको 1 2 3 4 से इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पर डिजिट टेबल है तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि रो ए रो बी ऐसे इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर इनको मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं। कोई भी एक टेबल अपने सिलेक्ट करते हैं। ये है इसका कॉलम 1 2 3 4 और 1 5। मैं यहाँ पर कोई एक टेबल बना दे रहा हूं, जैसे कि ये एक टेबल है हमारे पास। फिर इसके 2-4 जो कंसेप्ट है वो अपने करेंगे, और उसके बाद क्लॉक के सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, हो सकता है क्लास आज लंबी चली जाए, क्योंकि पहले तो अपने इसके टेबल के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो घड़ी के सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिक वाइज अपनी ये सेकंड लास्ट क्लास है। कंसेप्ट वाइज अगर अपने देखें, इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें मैं आपको हिडन क्यूब का जो डाउट है वो चीज क्लियर करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस की जहां तक बात है, जैसे कि टेबल के क्वेश्चन हैं और क्लॉक के क्वेश्चन और ब्रिक्स के क्वेश्चन, तो वो मैं आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो वो आप जरूर अटेंड करें इन 2-3 दिनों में। और आजकल में जो भी कंसेप्ट वाला पार्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने जितने कंसेप्ट करवा दिए थे, अगर उनमें अगर आपको डाउट है तो पहले वो आप क्लास जरूर देख लीजिए, वो आप वहां से देख सकते हो। अब जो कंसेप्ट रह गए थे वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, नमस्ते अमित कुमार। के सामने, इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट में बहुत कंफ्यूजन है। डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट है। जी, ये बात सही है आपकी, अलग अलग जगह बहुत अलग अलग चीजें बोली गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि वह कौन सा अक्षर है। कौन सा अक्षर, पहला कंसेप्ट है आज का, कौन सा अक्षर है जो जो किसी पंक्ति का पहला किसी पंक्ति का पहला
किसी पंक्ति का पहला अक्षर व स्तंभ का अंतिम अक्षर भी है, अंतिम अक्षर भी है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। वह अक्षर जो किसी पंक्ति का पहला अक्षर किसी पंक्ति व स्तंभ का, किसी पंक्ति व स्तंभ दोनों का पहला अक्षर, ऐसे क्वेश्चन है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि वह अक्षर जो किसी पंक्ति और स्तंभ दोनों का क्या है, अंतिम अक्षर है। तो दूसरा प्रश्न होता है अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। तो ये चीजें बनती है, कैसे बनेंगी, क्वेश्चन कैसे होगा, वो चीज देख लेते हैं हमने। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2 का मिडिल लेटर क्या होगा वो अपने देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए पहले, कौन सा ऐसा अक्षर है जो किसी पंक्ति, रो और कॉलम दोनों, मतलब अगर पंक्ति जो है वो 2 नंबर है तो कॉलम भी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1, ये 5 है तो ये भी 5। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो किसी पंक्ति और स्तंभ दोनों का क्या है, पहला अक्षर है। तो ये कंडीशन है वो कहां बनती है, सिर्फ जहां पंक्ति और कॉलम है उनके अक्षर सेम होते हैं, और सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, एक और एक यहां पर, जिनका क्या होगा, पहला अक्षर यानी कि प्रारंभिक अक्षर, शुरुआती अक्षर क्या है, बराबर होगा। कौन सा होगा, ये कंडीशन बनती है ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो रो है वो भी 1 नंबर है और कॉलम भी कौन सा है, 1 है। तो इसका दोनों का जो शुरुआती अक्षर है, पहला अक्षर है, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम अक्षर अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, डी होगा यहाँ पर। तो कौन सा अक्षर है जो किसी पंक्ति और स्तंभ दोनों का क्या है, अंतिम अक्षर है, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पर एक कंसेप्ट ये बनता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, विकर्णों को उलटने पर अक्षर बी के नीचे अक्षर के दाएं तीसरा अगर हमें पूछा जाए, इस तरह से अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्या है वो देख लीजिए, सुन लीजिए दोबारा, आपको बताने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां पर अक्षर एक है, कौन सा है, ई है, ठीक है। अभी यहां पर क्या था, बी था, मान लीजिए ई है। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया है कि दोनों, अगर बोला जाए दोनों विकर्णों को क्या कर देना है, उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखने पर अब कौन से दोनों, तो यहां पर वो श्योर यहां पर इंक्लूड करेगा कि जैसे आप कर दीजिए रो फर्स्ट या कॉलम फर्स्ट, मान लीजिए रो फर्स्ट और कॉलम 5, इनके विकर्णों को क्या करना है, आपको उल्टे क्रम में लिखना है, सही है। तो 2 विकर्ण यही बनते हैं, ये विकर्ण बनेंगे इस तरह से। भले ही आप को यहां सिर्फ यही बात बोल दे कि दोनों विकर्ण बोले, भले ही आपको ऐसे बोले या ऐसे बोले कि रो 5 और कॉलम 1 का विकर्ण, तो भी विकर्ण तो ओवरऑल ये 2 ही होंगे, ठीक है। इनको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है, या क्या बोल सकता है, दोनों विकर्णों को, क्योंकि हर एक कंडीशन में यही चीज होगी कि ये ए यहां आएगा, बी वहां जाएगा, भले ही यहां कुछ भी लैंग्वेज है, ठीक है। विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखने पर ई के आपसे पूछा जाएगा, ई के विकर्ण का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि समझाने वाली बात क्या है, आपको समझाने का जो मेरा प्रयास है वो ये चीज है, अनुवर्ती मींस आगे, पूर्ववर्ती मींस पीछे। तो ये चीजें अभी करेंगे क्लोक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा वो देखिए, विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखना है, जो भी 2 विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं उनको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है।
डी यहां चला जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ये चीज हमें पता है। एक बार रुकिए, बोला क्या गया है वो देखिए, उल्टे क्रम में लिखने पर ई के विकर्ण का, तो पहले आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, फिर ई कहां दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक डाउट ये बनता है कि ये ई किसके बारे में बात हो रही है, इस ई के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, या कौन से के बारे में डिस्कस हो रही है। इसने स्टार्ट कहां से किया है, विकर्णों को, तो आपको उन विकर्णों पर ही इस ई को ढूंढना है। तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड चीज है कि ये जो ई है ये इन्हीं के बारे में तो डिस्कस कर रहा है यहाँ पर विकर्णों पर। तो विकर्णों पर आपको ई कहां दिखाई दे रहा है, वो देखिए ई ये रहा, पर विकर्णों को उल्टेंगे तो ई कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब इस ई के विकर्ण का तीसरा अक्षर आपको बताना है। तो विकर्ण कौन से बनेंगे, आपको पता है 4 विकर्ण बनते हैं। कौन सा, ऊपरी दाया, नीचे का दाया, फिर ऊपरी बायां विकर्ण। कोई भी अक्षर इस तरह से है तो इसके 4 विकर्ण इस तरह से बनते हैं। अब हमें पूछा गया है कि तीसरा अक्षर हमें बताना है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई अक्षर यहां पर है तो इसके नीचे कोई विकर्ण तीसरा अक्षर हमें मिलेगा नहीं, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी बात अंडरस्टूड है कि जो विकर्ण का तीसरा अक्षर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर 1 2 3, मतलब यहाँ जो अक्षर आएगा वो इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर होगा। अब यहाँ पर आएगा कौन, वो देखिए, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट ये था, इसमें बताने वाली चीज ये थी कि ये ई आपको कहां पर कंसीडर करना है, ये ई इन विकर्णों पर आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। दूसरी एक स्टूडेंट ने एक डाउट और भेजा था कि उस तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा है अगल बगल और इर्द गिर्द का जो डाउट है, अगल बगल और दूसरा क्या है, इर्द गिर्द का। तो मतलब यही होता है कि चारों और ये कहां पर आपसे डिस्कस करेगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा, पंक्ति 4 और कॉलम 4 के अक्षर के इर्द गिर्द कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है, तो ये देखिए कहां पर बात कर रहा है, कॉलम 4 और रो 4, यानी कि यहां पर। अब इस सी की बात कर रहा है, सी के इर्द गिर्द का मतलब है चारों, तो इस सी के चारों और कौन है, ये है यहाँ पर। तो इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, चारों और, इर्द गिर्द का मतलब है चारों। तो यहाँ पर ये इनकी बात कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए इन सभी की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया है कि सी को आप काउंट करो या ना करो, तो हम नहीं करेंगे। अगर बोला जाता है शामिल करो तो हम इसको शामिल करेंगे। हमें पूछा गया है सबसे कम बार कौन आ रहा है, तो आप देख लीजिए इनमें सबसे कम बार कौन आ रहा है, डी है वो 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, ई भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। अब देखिए ए और सी 1 बार आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर एक लैंग्वेज दी गई होगी कि वह वर्णमाला का क्या है, प्रारंभिक अक्षर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी में प्रारंभिक कौन है, ए है, तो ए आंसर हो जाएगा। अंतिम पूछा जाए तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। अब अगर इसमें बोला जाता है लास्ट में कि कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है, यदि कॉलम 4, यहां पर इस तरह से लैंग्वेज होगी, पंक्ति 4 और कॉलम 4 के अक्षर को शामिल करने पर इसके इर्द गिर्द कौन सा अक्षर सबसे कम बार है। तो अब आप देखिए, जब इसको हम शामिल करेंगे तो सी भी 2 बार हो जाएगा। अब बचा कौन, ए, तो ए है वो सबसे कम बार आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इर्द गिर्द का मतलब क्वेश्चन इस तरह से आएगा, the letter of row 4 and column 4, the letter which is in column 4 and row 4, then tell the letter which is least appeared surrounding this letter, okay। तो चारों तरफ कौन सा है ये चीज आपको पूछी जाएगी। सराउंडिंग आ सकता है, कोई और वर्ड भी इसमें आ सकता है, यहाँ पर एडजेसेंट आ सकता है। एडजेसेंट का मतलब इसके पास में कौन कौन है, आफ्टर एडिंग सी को भी शामिल करते हुए।
कॉलम एक और कॉलम दो का मिडिल लेटर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है मोनू कुमार। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि कॉलम एक और कॉलम तीन के मिडिल लेटर का मिडिल लेटर कौन है? ठीक है, इस तरह से होगा। कॉलम तीन और कॉलम एक कहां है? ये रहे। इनका मिडिल लेटर कौन है? ये दोनों है। इनके मिडिल में कौन है? सी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहां पर। फिर देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं अपने। अगल बगल की चीज रह गई है। अगल बगल का क्या मतलब है? देखिए अगल बगल का मतलब वैसे तो होता है जो भी अक्षर आपको बोला गया है उसके पास में कौन है, ठीक है, राइट या लेफ्ट में। तो इनका जनरली मीनिंग यही होता है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा कि इस अक्षर के अगल कौन है, हमेशा एक ही वर्ड आएगा बगल में कौन है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरह से फ्रेमिंग होगी, क्वेश्चन की इस तरह से सेट किया गया होगा कि आपको ऐसा बोला जाएगा कॉलम दो के सबसे नीचे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर यानी कि डी, डी के ऊपर दूसरा अक्षर यानी कि सी, सॉरी ई, ई के बगल कौन है? ई के बगल कौन है? तो यहां पर श्योर सी बात है कि ई के बगल कौन है? यहां पर देख लीजिए ई है, ठीक है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं देगा कि आपको यहां पर पहुंचा रहा है वो और फिर पूछ रहा है इसके बगल कौन है। अगल बगल तभी देगा वो, कैसे देगा वो देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप। डायगोनल को अपोजिट करके एक्सचेंज कैसे किया जाता है बताएं। ऑल फोर डायगोनल हाउ टू चेंज। तो ये मैंने पहले की क्लास में बता दी है, ये अब यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि अभी क्लॉक के सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो आप वो क्लास जरूर देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बाद में, ठीक है। तो आइए मैं आपको ये चीज बता देता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर बीच में अक्षर की बात कर रहा है तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, रो टू के दूसरे अक्षर, रो टू के दूसरे अक्षर के अगल बगल यदि समान अक्षर है तो इस तरह से क्या बनेगा? कंडीशनल जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। अगल बगल अगर दोनों लिखा है तो कंडीशनल सेंटेंस होगा वहां पर। अगल बगल यदि समान अक्षर हैं तो इसका आंसर, तो इसका उत्तर कॉलम 5 का अंतिम अक्षर होगा, अंतिम अक्षर होगा। तो ये चीज आपको पूछी गई है। रो 2 के दूसरे अक्षर, ये चीज मैंने बोला है कि दाएं बाएं नहीं बोला है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें यहीं से स्टार्ट करना है। रो 2 का पहला ये, दूसरा ये। अगर बोला जाता है दाएं से दूसरा तो हमें यहां से स्टार्ट करना है 1 2, क्योंकि ये राइट साइड है। फिर यहां से स्टार्ट करना है। अगर कुछ नहीं बोले तो यहां से करना है। के दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर यानी कि ई के अगल बगल यदि समान अक्षर है तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर सी है, यहां पर ई है, नहीं है तो आपको ये कंडीशन यहां पर क्या है, स्किप करनी है। और उसके बाद में ऐसा दिया गया होगा, यदि ऐसा नहीं है तो इसका उत्तर वही अक्षर होगा, वही अक्षर होगा। वही अक्षर मतलब कौन सा अक्षर? रो 2 का दूसरा। रो 2 का दूसरा कौन है? ई। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर कोई भी लैंग्वेज दी जा सकती है। तो अगल बगल का ये कंसेप्ट था। अगर ओनली एग्जाम में बगल शब्द आएगा तो आपको जो वर्डिंग है वो इसी तरह से देगा कि आप यहां पर हो, इसके बगल कौन है? डी है, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ऐसे बन सकती है कि बी के बगल कौन है। क्यों? क्योंकि बी के देख लीजिए दोनों ही साइड सी है, तब ये कंडीशन बन सकती है कि दोनों ओर एक ही लेटर आपको देगा। ऐसे नहीं देगा कि अलग अलग है और बगल में कौन है, बताइए। छोटा रास्ता बड़ा रास्ता चूज करेंगे क्या? तो ये क्वेश्चन आरआरबी में जो गाइडलाइन आई थी उसमें आया था। 3/8 को भी डिस्कस कर लेंगे, मैं नोट कर दे रहा हूं ये चीज। 3/8 को भी अपने डिस्कस करेंगे यहां पर। उसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट था इसमें वो है कि यदि इस तरह से क्वेश्चन होगा
जैसे कि अगर पहले कंडीशन आपको बोली जा सकती है, इस तरह से बोलेगा कि रो 2 में यदि बी सी के बजाय, या सी है वो बी के बजाय पास में है, तो जो उत्तर है वो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, रो 5 के पहले अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर आपका क्या है, आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। रो 2 में यदि सी बी के बजाय पास में है, तो समझने वाली बात है कि इसका क्या मतलब है, यहां पर पास में है का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप देखिए रो 2 में और पास में है मतलब कहां से, तो ये चीज नहीं दी गई, तो बाय डिफॉल्ट हमें देखना है कि स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, तो यहां से चलिए। अब देखिए सी पास में है या बी पास में है, तो सी पास में है ना बी से, यहां बोला गया कि सी अगर बी के बजाय पास में, तो सी है पास में, तो हम इस कंडीशन को देख लेंगे कि रो यहां पर 5 के पहले अक्षर यानी कि बी के ऊपर दूसरा अक्षर कौन है, ए, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मान लीजिए यहां पर बी है और यहां पर सी है, यहां पर क्या है, सी है। अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि सी है वो बी की तुलना में क्या है, दूर है, और इधर से जाने पर बी पहले आ रहा है, पास में है, तो ये कंडीशन हम देखना भी नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, हमें डायरेक्ट यहां पर ध्यान लगाना है। यहां पर ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर कोई भी लैंग्वेज देकर आपसे पूछ लेगा, इस टेबल का मध्य अक्षर आपका क्या है, आंसर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। दूसरी कंडीशन इसमें ये बोली जा सकती है, सिर्फ रो 2 बोल दिया आपको, या ऐसे बोलेगा कि रो 3 के मध्य अक्षर ऐसे बोले, यदि सी ई के बजाय रो 3 के मध्य अक्षर के पास है, या मान लीजिए कि कोई और वर्ड है बी है, के मध्य अक्षर के पास है, तो आप देखिए ये कंडीशन सही है या नहीं है। उसके बाद में आंसर क्या करना है वो तो हमें पता है, ठीक है। डायगोनल को एक्सचेंज अब नहीं हो पाएगा सी के बजाय, तो अब आप देख लीजिए कौन सी में, रो 3 के मध्य अक्षर, यानी कि यहां पर बात कर रहा है। अब इस अक्षर की रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि सी पास में है या ई पास में है, तो सी है वो पास में है, ए के ई क्या है, दूर है, तो मतलब ये कंडीशन सही है। सी ई के बजाय क्या है, ए के पास में है, तो ये कंडीशन सही है हमारी, और आगे जो पूछेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थे इस तरह से जो टेबल में रह गए थे। तो टेबल का अगर कोई और कंसेप्ट आपको लग रहा है तो वो बता दीजिए। दूसरा देखिए एडजेसेंट का जो डाउट था वो आप मेरे को एक प्रॉपर क्वेश्चन भेजें और आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्लॉक। क्लॉक के जो भी कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। अगर आज क्लास लेंथ में चली जाती है तो अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको एक क्लॉक दिखाई दे रही है, यहां पर क्लॉक इसमें दिखाई दे रही है। आर्यन राज, क्या है आपका क्वेश्चन, दोबारा बताइए। पंक्ति 4 स्तंभ 2 के अक्षर सी से क्लॉकवाइज चलकर वहीं पहुंचने पर, तो देखिए पंक्ति 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, कॉलम है 2 3 4 5। पंक्ति 4 और कॉलम 2 के अक्षर, पंक्ति 4 ये रही, कॉलम 2 ये रहा, मतलब अक्षर सी यहाँ पर है, के अक्षर से क्लॉकवाइज जाना है। तो मेन आपका डाउट यही है कि इससे क्लॉकवाइज कैसे जाएं, तो ऐसे जाना है आपको, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे आना है। अब देख लीजिए कौन सा कम ज्यादा बार आया है, ठीक है। चारों विकर्णों को उलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पता है।
तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लॉक का कंसेप्ट कि किस तरह से क्लॉक में यहाँ पर टोटल चीजें रहती है। 8 दिशाएं आपको बेसिकली पता है कि इसमें कौन कौन सी 8 दिशाएं होती है क्लॉक में। 8 दिशाएं होंगी बेसिकली। मेन जो है वो 4 दिशाएं होती है और 4 उसकी क्या हो जाएगी, सब डायरेक्शन होती है। तो देखिए हमें लगभग आधा घंटा तो यहाँ पर टेबल में ही लग चुका है। तो ये आपके सामने क्या है, क्लॉक दिखाई दे रही है। इसमें 12 पैलेस होते हैं, क्लॉक में 12 होते हैं, यहाँ पर 8 दिशाएं ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है आपको पता है। तो ये हो जाएगी 4 जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है वो है, और 4 इसकी क्या हो जाएगी, सब डायरेक्शन हो जाएगी। 4 सब डायरेक्शन है इसकी। सेम एंड विपरीत का कंसेप्ट अभी देखेंगे हमने। तो ये देखिए 4 इसकी क्या हो जाएगी, सब डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और इस तरह से ये 4 दिशाएं हमें मिल रही है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है। तो ये 4 दिशाएं हैं, कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और 4 दिशाएं इनकी कौन सी है, सब डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन मतलब इन दोनों को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये सभी को पता है आप चीजों को। 4 दिशाएं ये होगी। ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे उनको मानना है कि कोई व्यक्ति बैठे हैं और उनका मुंह है, जो फेस है वो क्या है, बाहर की तरफ है। तो इसीलिए मैंने इनके एरो है वो क्या बनाए हैं, आउटसाइड। तो सबसे पहली बात है कि क्या हमें नोट करके चलनी है, वो है आउटसाइड फेस। आउटसाइड फेस यानी कि जो मुंह है वो बाहर होगा इनका। तो जो हमारा दायां है वो ही इनका दायां हो जाएगा। कोई अक्षर है, मान लीजिए यहाँ पर अक्षर है, आपने रीजनिंग की होगी, यहाँ कोई अक्षर है तो इसके दाएं कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बाईं साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर कोई अक्षर यहाँ पर है तो इसके दाएं कौन होगा, आप देख लीजिए, ये इसकी राइट साइड होगी, ये इसकी सॉरी ये इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, राइट साइड। आप देख लीजिए ऐसे राइट साइड है और ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई व्यक्ति है और इनका मुंह है बाहर की तरफ है, और दायां बायां है वो इस हिसाब से, जो लेफ्ट राइट है वो इस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। कैसे, इनका मुंह बाहर की तरफ है, इसके हिसाब से लेफ्ट राइट हो जाएगा। घटक का मतलब अभी देखेंगे। देखिए तो आइए स्टार्ट करते हैं घड़ी के जो भी कंसेप्ट है सारे। लगभग यहाँ पर 15 कंसेप्ट हैं इसके। तो दिशाएं मैंने आपको बता दी। उप दिशा, उप दिशा मतलब सब डायरेक्शन, तो ये चीज होगी। अब इसमें कुल क्या होंगे, 8 एलिमेंट होंगे यहाँ पर, 8 एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है, इसमें एक तो कोई अक्षर होगा ए से लेकर जेड तक, और साथ में इसके कोई अंक होगा। तो ये क्या है, अक्षर है, और ये है इसका अंक है। और इस कंप्लीट को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पद, बोल सकते हैं घटक बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, अवयव, या इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट या कंपोनेंट बोला जा सकता है, कंपोनेंट। ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, ये कंप्लीट है। यहाँ पर इसको एलिमेंट बोल देंगे या कंपोनेंट, पद, घटक, अवयव बोल देंगे, अंक बोलेंगे और अक्षर। तो अंक और अक्षर को मिलाकर ये बनता है। पहली बात ये सुन लीजिए कि अगर आपको बोला जाए अंक बदलो, तो आपको सिर्फ क्या बदलना है, अंक बदलने हैं। अक्षर बदलने को बोला जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षर बदलने हैं। उसके बाद अगर बोला जाए कि घटक, पद या अवयव बदल दीजिए, तो आपको क्या करना है, इन कंप्लीट को, कंप्लीट मतलब P5 कंप्लीट को बदल देना है जहां पर आपको बोला जाए। तो ये चीज समझ आ गई। अंक बोले तो अंक, अक्षर बोले तो अक्षर, और ये चीज बोले तो आपको P5 यानी कि कंप्लीट चेंज करना है। ठीक है, ये चीज हो गई।
दूसरी चीज देख लीजिए, उसके बाद आ जाते हैं अपने तीसरी चीज है के या से का क्या कंसेप्ट, के या से। चलो के या से को मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा अभी यहां पर, वो देखते हैं क्या होगा। तो आपको अगर पूछा जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक यहां पर क्लॉक बना देता हूं मैं आपको, जैसे कि यहां पर है P5 है, M2 है, ठीक है, यहां पर K2 है, यहां पर P3 है, और यहां पर है Z1 है, यहां पर T3 है, T3, और यहां पर है C4 यहां पर दिया गया है आपको, और उसके बाद यहां पर दिया गया है D2 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए एक टेबल है, आपको पूछा जाता है कि P3 के दाएं दूसरा कौन है, P3 के दाएं दूसरा, के दाएं दूसरा, और एक बोला जाता है P3 से दाएं दूसरा कौन। तो दूसरा ये चीजें हमें देखनी है, के दाएं और से दाएं का क्या मतलब है, के का मतलब क्या है और से का जो मतलब टेबल में है वही मतलब यहाँ पर है। पहले देखते हैं कि के और से का क्या मतलब है, दाएं और बाएं किधर चलना है। तो दाएं तो अपने को समझ आ गया कि यहाँ से दाएं अगर इस अक्षर से बोल रहा है तो इसके दाएं इधर होगा और बाएं इधर हो जाएगा। के का क्या कंसेप्ट है वो देख लीजिए। अगर बोला जाता है के का मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि आपके अलावा, के अलावा हमेशा वर्ड यूज करते हैं, अलावा का मतलब उसको छोड़कर। तो के जब आ जाए तो आपको उस अक्षर को क्या करना है, उसको कंप्लीट को छोड़ देना है या एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड यानी कि उसको काउंट नहीं करना। अगर आ जाता है से तो हम क्या बोलते हैं, तुमसे स्टार्ट करके, ऐसे बोलते हैं। जब भी से यूज करते हैं तो मतलब वो बंदा है या जो भी है, अंक है, डिजिट है, उसको हम साथ में गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसको आपको साथ में गिनना है, यानी कि इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, एक डाउट यहां पर बनता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है P5 के बाएं दूसरा अक्षर कौन है, आप बता दोगे। अगर ऐसा आ जाए P3 के दाएं से दूसरा, के दाएं से दूसरा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जल्दी में आपको कि दाएं के बाद से है। आप देखिए P3 के बोला है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बस इसमें। अगर दाएं दूसरा बोले तो आपको पता है, पर दाएं से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना बस। P3 के बोला है, इस के को ध्यान में रखना है, ना कि इसको। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सामने और विपरीत का क्या मतलब है। तो साइको के एग्जाम का आई थिंक बिगेस्ट डाउट है ये। दूसरा ये चीज देखिए कि इस बार रेलवे ने CBT 2 में तो जो पैटर्न था वो था, क्या था, DGT के पैटर्न के अकॉर्डिंग था। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हर एक बुक में, हर एक जगह अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए से तो हो जाएगा। अब बात आती है सामने, सामने या विपरीत की बात आती है, सामने या विपरीत। अगर बोला जाए कोई भी दिशा, दिशा के सामने, दिशा यानी कि चारों यहां पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण के सामने, ये बोली जाए, या बोला जाता है दिशा के विपरीत। देखिए विपरीत में तो किसी के कोई डाउट ही नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। उत्तर के विपरीत यानी कि दक्षिण में, पूर्व के विपरीत पश्चिम में। दूसरा आ जाता है कोई अक्षर या अंक के सामने, अंक के सामने या अक्षर या अंक के विपरीत, ये चीज आती है। तो इन चारों को आप देख लीजिए, जो चीज बनी हुई है वो देखिए। तो आपको बोला जाए कि उत्तर दिशा के सामने कौन है या उत्तर दिशा के विपरीत कौन है,
ये उत्तर दिशा है, आप यहाँ खड़े हो, आपका फेस है वो आउटसाइड है, आपको कौन दिखाई दे रहा है? P3। तो उत्तर के सामने कौन हो जाएगा? कौन होगा यहाँ पर? उत्तर के सामने हो जाएगा P3। P3। तो अब कुछ तो लोग कहेंगे, ये बात तो आपको भी पता है, कुछ बुकों में दिया गया है कि इसके सामने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये चीजें तो बिगेस्ट ट्रेजेडी में आ रही है, डाउट में आ रही है ये, ठीक है। दूसरा, उत्तर दिशा के विपरीत कौन है? अगर मान लो इस सामने को हम वही मान ले तो इसका मतलब भी क्या रह जाएगा? तो उत्तर दिशा के विपरीत, उत्तर दिशा के विपरीत कौन है? यहाँ पर दक्षिण है, दक्षिण। तो दक्षिण में कौन है? K2 होगा। और देखिए क्लॉक में हमेशा आंसर है वो अंकों में दिया जाता है, आपको अंक ही बताना होता है। तो अंक बताना होगा तो इसका राइट आंसर 3 होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। 3 यानी कि C, 2 यानी कि B। अगर ऑप्शन में 1 2 3 हो तो हमारे आंसर 3 और 2 हो जाएंगे। तो आप देखिए जब भी दिशा का वो जिक्र करे और सामने और विपरीत बोले तो वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग है वो। अगर बोला जाता है अक्षर या अंक, अक्षर या अंक का मतलब P3 के विपरीत, P3 के सामने कौन है? तो P3 के सामने कौन है? K2, तो K2 होगा। और P3 के विपरीत कौन है? तो भी K2 ही होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेंगे। तो ये चीज मानकर चलिए कि दिशा बोले तो अलग अलग है और कोई अक्षर या डिजिट का पर्टिकुलर बोल रहा है तो वो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया K और से का, सॉरी सामने और विपरीत का। उसके बाद देखिए K और से में भी डाउट आता है, वो चीज देख लीजिए K और से में क्या डाउट आएगा। K और से में ये डाउट आएगा कि उत्तर से दाएं, उत्तर से दाएं तीसरा कौन सा है? तीसरा या चौथा, पांचवा अक्षर का मान। अगर आपको ये बोला जाए अक्षर का मान क्या है, इसका मतलब भी यही है कि उस अक्षर के साथ अंक कौन सा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्षर तो हमें यहाँ पर P भी मिल रहा है। अगर P का मान देखें तो 16 होता है, ABCD में 16 होता है, तो 16 आंसर थोड़ी होगा यहाँ पर। तो इसने पूछने का मतलब है कि P के साथ में कौन है? 5 है, तो 5 आंसर होगा। अब देखिए उत्तर से दाएं तीसरा, तो क्या हम इसको गिने या ना गिने, ये सबसे बड़ा, यह भी अच्छा डाउट बन रहा है। तो उत्तर से का मतलब ही गिनना है हमें, उत्तर दिशा का जो अक्षर है उसको भी गिनकर चलना है। तो एक ये हो जाएगा, दाएं का मतलब ये साइड है, तो 1 2 और 3, तो 1, तो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको बोला जाता है उत्तर के दाएं, तब इसको नहीं गिनेंगे, तब कौन हो जाएगा? T3 आंसर होगा। उत्तर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। अगर बोला जाता है उत्तर दिशा, उत्तर के आगे दाईं ओर तीसरा कौन है? उत्तर के आगे दाईं ओर, तो यहाँ पर K आ चुका है और आगे वर्ड भी आ चुका है, मतलब इसको एक्सक्लूड करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए से है, उत्तर से आगे की ओर दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन है, तब भी इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हमें आगे वर्ड दिया गया है। देखिए जितने कंसेप्ट कर रहे हैं उतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा, पर हमें कंसेप्ट सारे ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो आप बाद में ये कंप्लेंट ना करें कि इस तरह के कंसेप्ट नए जनरेट कर दिए गए हैं। कंसेप्ट तो नए जनरेट होंगे ही, जितने डाउट आएंगे कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है। तो आगे की तरह पहले भी बोला जा सकता है। अब देख लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इनका क्या मतलब है, ये चीज आपको पता है। घड़ी में बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से करना है आपको? उत्तर दिशा से, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। दूसरा देख लीजिए, एक इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए बता देता हूं, के का मतलब होगा ऑफ होगा, से का मतलब होगा वहां पर फ्रॉम होगा, फ्रॉम हो सकता है, टू भी हो सकता है। दूसरा सामने का मतलब, सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ लिखा आएगा, और विपरीत का मतलब आपको पता ही है, अपोजिट लिखा आएगा वहां पर, ठीक है।
सेम वाला क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करें। 10 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जिनमें लैंग्वेज बहुत कम दी गई है, 1 या 2 ही लाइन के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें आप। उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको पता है, और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से करना है, उत्तर दिशा से करना है। इसका एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूं कि क्या होगा। वही अपने क्वेश्चन करते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब आपको पता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में। तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, और ये हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा या उल्टी दिशा में। यानी इसमें हमें इस तरह से चलना है और इस कंडीशन में इस तरह से चलना है। इसको दक्षिणावर्त बोला जाता है, दक्षिणावर्त, या और इसको वामावर्त बोला जाता है, वामावर्त। अब बात देखिए दाएं या बाएं को जल्दी कैसे याद रखें, दक्षिणावर्त या वामावर्त को जल्दी कैसे याद रखें। तो दक्षिणावर्त को आप हमेशा क्लॉकवाइज से याद रखिए, वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज। इनका मतलब यही होता है, पर हमें वामावर्त कहते ही मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमारे माइंड में जल्दी जो है, हमारे माइंड जल्दी ट्यून इस हिसाब से करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिणावर्त का मतलब, अब अगर बोला जाता है दायां, अब देखिए यहां तो दायां बायां पता चल रहा है, यहां आते ही हमें सोचना पड़ेगा कि ये इसका बायां है। तो इसलिए जब भी दायां बोला जाए तो आप याद रखें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यहां पर दायां है, दायां का मतलब डी, तो यहां पर सी लेना है आपको। यहां पर है बायां, इसको वामावर्त पढ़ें, तो इसका मतलब है बायां। बायां जब भी बोला जाए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। बायां यानी कि बी, तो यहां पर कौन हो जाएगा, ए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो बायां यानी बी, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ए, इसमें दायां डी और क्लॉकवाइज सी। तो ये चीजें समझ आ गई। तो अगर आपको बोला जाता है M2 के बाएं, M2 के बाएं दूसरा अक्षर कौन है, तो M2 के बाएं, बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कौन है, 1 और 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट ये चीजें याद रखनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देख लीजिए पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, प्रीसीडिंग और एक्सीडिंग। तो इनका तो बस मतलब बताना है आपको। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती, ठीक है। आपको बोला जाए कि उत्तर दिशा से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए दक्षिण तक पहुंचे, मतलब यहां आ गए, इसके अनुवर्ती कौन है। अनुवर्ती का मतलब जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे, या अगर ओनली अनुवर्ती लिखा है तो जस्ट आगे, और अनुवर्ती दाएं बाएं दूसरा तीसरा अगर बोला जाता है दूसरा, तो हमें आगे काउंट करना। और पूर्ववर्ती का मतलब हो जाएगा पीछे या पहले। तो ये चीज हो गई पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। इसकी जगह पश्चगामी या अनुगामी लिखा सकता है, तो इसका मतलब हो जाएगा अनुगामी भी लिखा सकता है, और इसका मतलब हो जाएगा पश्चगामी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी यहां पर। अगर लिखा आता है के पहले पहला अक्षर, जैसे कि उत्तर से दक्षिण पहुंचने पर मिलने वाले अक्षर, यानी कि K2 के पहले पहला, पहले पहला कौन है इसके, M2 है, तो 2 आंसर होगा। अगर ये बोला जाए से पहले पहला, K2 से पहले पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आप कंफ्यूजन मत होइए कि यहां पर से है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि इसने क्लियरली बोल दिया है कि पहले, तो हमें श्योर सी बात है, इसको तो गिन ही नहीं सकते, इसके पहले बताना है हमें। जैसे अभी मैंने आगे और जो पीछे का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें, तो ये चीज यहां पर फॉलो होगी, पहले या बाद में। अगर लिखा आता है तो श्योर सी बात है, इसको हमें छोड़ना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो दिशाएं 8 थी, इस तरह से दिशा थी। इसके अगर दाएं बोला जाता है तो हम इधर मुड़ते हैं, इसके दाएं कौन सा होता है, इधर मुड़ते हैं, इसके दाएं कौन सा होता है, इधर मुड़ते हैं, इसके दाएं इधर। तो इसलिए ये देखिए डायरेक्शन कौन सी कर रही है, क्लॉकवाइज, इसलिए दाएं को क्या बोला जाता है,
क्लॉकवाइज से हम याद रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज वहां फॉलो हो जाएगी, बाइंग, बाइंग का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिए नॉर्थ से पहला और नॉर्थ से दूसरा बताओ पहले। जी, अनुवर्ती का मतलब आगे होगा, दिशा के सामने वाला कंसेप्ट क्लियर करें। दिशा के सामने, अगर दिशा के सामने बोला जाए तो हमेशा उसी दिशा में लेना है, ये चीज आप लिख लीजिए। दिशा के सामने का मतलब है उसी दिशा में, उसी दिशा में, ठीक है। अगर अक्षर या अंक के सामने बोला जाता है तो वहां पर विपरीत हो जाएगा, ये चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं बड़ा या छोटा अक्षर। बड़ा या छोटा अक्षर, आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाए, बड़ा या छोटा अक्षर बोला जाता है, बड़ा या छोटा अक्षर, छोटा अक्षर आपको बोला जाएगा इस पूरी क्लॉक में, घड़ी में सबसे बड़े अक्षर, क्या बोला है, सबसे बड़े अक्षर के विपरीत के दाएं पहला कौन सा अंक है। तो ये चीज आपको बतानी है, मान लीजिए। तो सबसे बड़े अक्षर का मतलब है अल्फाबेटिकली कौन सा सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हो जेड है वो सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में आता है, तो जेड आ गई बात। जेड के विपरीत कौन है, पी है। पी के दाएं, दाएं मतलब मैंने आपको बताया था जल्दी, क्लॉकवाइज दाएं पहला कौन है, यहाँ पर C4 है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो समझाने वाली ये बात है कि सबसे बड़े अक्षर और सबसे छोटे अक्षर बोला जाए तो आपको अक्षर देखना है कि अल्फाबेटिकली सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर बोला जाए सबसे बड़े अंक, तो सबसे बड़ा अंक देख लीजिए कौन है, P5, यानी कि 5 है। इसके विपरीत कौन है, यहाँ पर Z1 है। Z1 के दाएं पहला कौन आ जाएगा, T3, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। जिन कंसेप्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है या कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऐसे क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की भी पॉसिबिलिटी है वो कम ही रहेगी। तो आप इतने मत लेकर चलिए कि कहीं ड्राइंग की तरह हो जाए, क्योंकि ड्राइंग को जितना जैसे पढ़ा गया था उतना हुआ नहीं था एग्जाम का लेवल। फिर भी सारे कंसेप्ट क्लियर करना ये हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं युग्म की। युग्म P3 के विपरीत के अक्षर से दाहिनावर्ती दूसरा अक्षर, P3 के विपरीत। तो एक क्वेश्चन लिखा है किसी ने कि P3 के विपरीत कौन है, K2 है। के दक्षिणावर्ती, दाहिनावर्ती या दक्षिणावर्ती एक ही बात है, दाहिना दाएं या दक्षिणावर्ती एक ही चीज मैंने बताई आपको। तो इसके दक्षिणावर्ती पहला कौन पूछेगा, तो M2 आ जाएगा, दूसरा पूछ रहे तो P5 आ जाएगा। ये चीजें होती रहेगी, ठीक है। दूसरी, अब मैं बात करता हूं आपसे युग्म की। युग्म का क्या मतलब है, युग्म का मतलब है पेयर। पेयर का मतलब यहां पर पेयर बनने चाहिए, जैसे वर्गमूल में अपने बनाते हैं। कैसे कि अगर मान लो ये 2-3 बार है तो क्या इसके पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे, इनका पेयर बन गया। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, कपल। अब समझ गए। तो अब इसका पेयर नहीं बन रहा, अकेला रह गया बेचारा। तो अगर ऐसे होता तो पेयर बन जाता इसका, ठीक है। तो पेयर या युग्म का मतलब है 2 बार 4 बार अगर कोई संख्या या अक्षर आ रहा है तो वो पेयर है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लगातार है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे है इस टेबल में कि ऐसा 2 चीजें पूछेगा युग्म में। कौन सा, एक तो अक्षर से पूछेगा और दूसरी अंक से पूछेगा। ऐसा कौन सा अक्षर है जो युग्म में आया है पूरी पंक्ति में। तो देखिए कौन है, P है। यहाँ पर P लग रहा है आपको, क्योंकि P 2 बार है, मतलब वो क्या है, युग्म में। और कोई भी अक्षर युग्म में नहीं आया है, तो P है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो युग्म में आया है, जी P है, ठीक है। उनके बीच के अक्षर को सामने वाले के अक्षर से बदल दिया जाए।
अगर ये कंडीशन आती है तो उनके बीच कौन है, C4 है। अगर क्लॉकवाइज देखें तो ये है, ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल, तो इनको आपस में बदलेंगे। इस क्वेश्चन में भले ही आप इनको माने भले इनको माने, तो एक्सचेंज इन दोनों को करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सा युग्म है उसके बीच के अक्षर को आप बदल दीजिए। अक्षर बोले तो अक्षर बदलना है, यानी कि यहाँ पर T आएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। तो अब यहाँ पर T आ गया मान लीजिए, तो ये क्या बन गया, T4 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। तो ये चीज देखिए, अब अपने कर रहे हैं अक्षरों को बदलना, अंकों को बदलना, पद को बदलना, और लास्ट चीज आ जाएगी दिशाओं को बदलना। ठीक है, आपको बोला जाए अक्षर को बदलिए, तो अपने को क्या करना है, अक्षर को बदलना है, T को यहाँ C को। क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए, अक्षर को बदलना है तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तर पश्चिम के अक्षर को दक्षिण पूर्व के अक्षर से बदलने पर C3 के दाएं दूसरा अंक आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ये मत सोच लेना कि C3 तो टेबल में है ही नहीं, C3 है। क्यों है वो देखिए, जब आप इनके अक्षरों को बदलोगे तो C आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, देखिए C3 बन चुका है, C3 बन गया, C4 नहीं रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब बदल दोगे तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। हाँ, अगर विपरीत के अक्षर से बोला जाता है तो इंक्लूड करना है। फॉर राइट मीन्स का मतलब है ओनली फोर्थ राइट, फिर इसमें एक्सक्लूड करके चलना है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर लिखा आता है ओनली फोर्थ राइट का मतलब, वो भी बात करेंगे कि डायरेक्शन ना दे या शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें या क्लॉकवाइज को फॉलो करेंगे, वो चीज अभी करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया अक्षरों को बदलना। अब देखिए अंकों को बदलना। अंकों को अगर आपको बोला जाता है तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो देखिए C3 के दाएं पहला कौन है, K2, तो 2 हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा है अंकों को बदलना। अगर बोला जाता है इस तरह से, किस तरह से बोला जाएगा, उत्तर के अंक को मतलब उत्तर दिशा में जो अंक है कौन है, 3 है, इसके अंक को सामने के अंक से बदलने पर क्या होगा, K3 के दाएं कौन सा अंक है, दाएं कौन सा अंक है। तो देखिए यहां भी वही चीज फॉलो हो रही है। K3 बनेगा कैसे, जब इन अंकों को बदल देंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, और K3 के दाएं कौन है, M2 है। तो इस तरह से अंकों को बदलना है। जब बोला जाए पद अवयव या घटक को बदलो, तब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट अपने देखते हैं दिशाओं को बदलना। हमें कुछ कंसेप्ट फिक्स कर चलने होंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम सेव हो जाए। जुम्मा मुखर्जी, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया है। नॉर्थ के से क्लॉकवाइज पहला और नॉर्थ से दूसरा क्या होगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज पहला, तो से आया है तो उसको गिनना है, और के आया और दूसरा कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, से और के का कंसेप्ट यही लेकर चलिएगा। दिशा को कैसे बदलना है, हमें बोला जाएगा उत्तर को दक्षिण से बदल दीजिए आप, दक्षिण से, और पूर्व को क्या कर दीजिए, पूर्व को पश्चिम से बदल दीजिए। तो अब हो क्या जाएगा वो देखिए, जब इनको अपने बदल देंगे
तो यहां पर आ जाएगा नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर ईस्ट आ जाएगा, यहां पर वेस्ट आ जाएगा। तो देखिए ओवरऑल फर्क क्या पड़ा है, सब दिशाओं जो सब डायरेक्शन है उप दिशाएं उन पर क्या फर्क पड़ रहा है। पहले उत्तर पूर्व यहां था, अब उत्तर पूर्व कहां आ गया, ये रहा, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो पहले उत्तर पूर्व यहां था, अब यहां आ गया, क्योंकि हमने इनको आमने सामने एक्सचेंज किया है, तो ये भी आमने सामने क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये माइंड में फिक्स कर दीजिए, क्योंकि इनको एक्सचेंज कर दिया तो इनको भी हमने कर दिया। ये चीज श्योर हो गई। दिशाओं को ऐसे बदलना है, अगर दिशाएं बदल जाएंगी तो सब जो उप दिशाएं हैं, सब डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी। रिवर्स भी सही है इसका, अगर सब डायरेक्शन को बदल रहे हो तो दिशाएं भी बदलेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि उत्तर को पूर्व से, ऐसे उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को पूर्व से, पूर्व को पश्चिम से और पश्चिम को वापस ऐसे बोलेगा। तो इस चीज में क्या होता है, एक की शिफ्टिंग होती है। जैसे उत्तर यहां है, इस तरह से डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें देखना होगा, वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है। तो नॉर्थ आ जाएगा यहां पर, ईस्ट आ जाएगा यहां पर, साउथ यहां पर चला जाएगा, वेस्ट यहां पर चला जाएगा। तो इस तरह की शिफ्टिंग की गई होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद ये चीजें हो चुकी है। वर्गमूल और वर्ग का कंसेप्ट देख लीजिए। वर्ग का क्या कंसेप्ट है, पूरी टेबल में कौन सा, मान लीजिए कि यहां पर है 4, यहां पर क्या है 4 है, तो पूरी टेबल में कौन सा ऐसा अक्षर है कौन सा एक ऐसा अंक है जिसके सामने उसकी वर्ग संख्या है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा अंक ऐसा है जिसके सामने उसकी वर्ग संख्या है। तो देखिए 2 के सामने क्या है, 4 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकते हैं। आप लैंग्वेज को सुनते जाइए, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आपको अंकों का योग भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पश्चिम दिशा के अंक के दाएं बाएं के अंकों का योग। तो योग भी ऐसे पूछेगा कि वो 3 या 4 या 5 बने, जैसे कि पूर्व दिशा के दाएं बाएं के अंकों का योग क्या है, तो 3 और 2 5 हो रहा है। अंतर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी, उसके बाद देखते हैं अपने शीर्ष जो आकृतियां बनती हैं। आकृतियां, एक तो आकृति बनेगी त्रिभुज बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, इस तरह से वर्ग या चतुर्भुज बनेगा। वर्ग, आयत या चतुर्भुज। त्रिभुज कौन सा बनेगा, वो देखिए 2 ही कंडीशन बनती है। एक तो बनेगा समद्विबाहु, आइसोस्केलर, तो समबाहु क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 2 ही कंडीशन यहां पर बनती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसका शीर्ष है वो ये हो जाएगा, कौन सा, जहां पर बराबर भुजाएं इसकी मिल रही है। तो ये इसका क्या होगा, शीर्ष होगा, यानी कि वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स होगा। और दूसरा समकोण त्रिभुज एक ही कंडीशन में बनता है, कौन सा, अर्धवर्त में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अर्धवर्त में बना कोण कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और इसका शीर्ष कौन सा हो जाएगा, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरी कंडीशन ऐसे भी देख सकते हैं कि ये भुजाएं भी इसमें कई बार बराबर होती है, कई बार नहीं होती। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो जहां पर 90 डिग्री बनेगा वहां पर आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि शीर्ष लंब कौन सा है। तो शीर्ष लंब कौन सा है वो देखिए, शीर्ष लंब मतलब जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। बनेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि P3 M4 और T3 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना है। इस तरह से ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर,
आपको पूछेगा इसका शीर्ष कौन सा है, तो आप देख सकते हो शीर्ष का पता कैसे चलाएंगे, भुजाएं कौन सी बराबर है, कैसे पता करेंगे। तो आप देखिए इन दोनों के बीच यहाँ पर दो जगह आ रही है और इन दोनों के बीच भी यहाँ पर दो क्या आ रहे हैं, पद आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं। तो इनके बीच भी दो है, इनके बीच भी दो है और यहाँ पर एक ही है, तो दो भुजाएं कौन सी बराबर है, ये बराबर है। तो शीर्ष क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि P3M4T3 को मिलाने पर एक त्रिभुज बनाया गया। आप बताइए इसमें जब भी वर्ड आए कि इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, तो इस त्रिभुज में आपको बताना है P3M4 और T3 में सबसे बड़ा कौन सा अंक है। अक्षर पूछे तो भी अंक ही बताना है। ठीक है, सबसे बड़े अगर ऐसा आता है इसमें सबसे बड़े अंक का अंक कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सबसे बड़े अक्षर का मान हमें बताना है, तो सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए T है और T का अंक कौन सा है, मान क्या है, 3 है। तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद चतुर्भुज कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए, कोई भी 4 पॉइंट्स को बनाकर एक चतुर्भुज बनाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, दाएं बाएं कौन है। तो अगर दाएं बाएं बोला जाए तो अगर मान लीजिए यहां पर बोलना है, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके इन चारों को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया गया। C4 है, D2 है, T3 है और C यहाँ पर M4 है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस चतुर्भुज में कौन सा अंक, इसमें कौन सा अंक युग्म में आया है, तो कौन सा आया है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 युग्म में आया है। या ऐसा आ सकता है कि C4 और T3 के विकर्णवत जो है इनका योग क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जिनका योग लगभग 5 हो रहा होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेटर का मैंने आपको बता दिया, उस अक्षर के साथ में कौन है वो चीज हमें बतानी है। दूसरा एक देखिए, अगर बोला जाए कि इस टेबल में सभी अंकों को सामने के अंकों से बदल दिया जाए, तो सभी का मतलब क्या है, सारे के सारे, सभी की सभी जो 8 दिशाएं हैं सभी को सामने से एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दिशाओं को चेंज करना मैंने आपको बता दिया, दिशाओं को पहले चेंज कर दीजिए। अगर दिशा बोला गया है दिशा को चेंज करें, अंक बोला है अंक को चेंज करें। नॉर्थ के सामने यहां पर P3 होगा, नॉर्थ से पहला या दूसरा, ये आधा क्वेश्चन है। नॉर्थ से पहले, हाँ एक क्वेश्चन ये इस टाइप का देख लीजिए, आपने चलना स्टार्ट किया है उत्तर से, उत्तर से दक्षिण आने पर, दक्षिण आने पर पहला अंक कौन है, तो दक्षिण आ गया, अब पहला अंक कौन है, T3 है। तो आपको जब डायरेक्शन दे दी गई कि आप ऐसे आए हो, तो इसके पहले कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बाद में कौन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये चीजें हमें पता है। दूसरा चीज देख लीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि छोटा रास्ता और क्लॉकवाइज, छोटा रास्ता या फिर बोला जाता है क्लॉकवाइज। तो जब इनका अगर बोला ना गया हो तो कौन सी चीज प्रेफर करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ का तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। जो आरआरबी की गाइडलाइन है उसमें भी एक क्वेश्चन है जिसमें छोटे रास्ते का बोला गया है। कैसे बोलेगा देखिए, K2 से C4, K2 से C4 जाना है आपको, छोटे रास्ते से जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्लॉकवाइज आपको जाना है। या फिर C4 से K2 आपको जाना है, छोटे रास्ते से जाना है। तो ये चीज बोलेगा क्वेश्चन में। अगर ना बोली जाए तब आपको बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन है क्लॉकवाइज लेनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब लेना है, जब बोला जाए। ठीक है, सामने या विपरीत का मैंने बता दिया है।
दिशा के आगे या पहले भी बोला जा सकता है कि उत्तर के आगे दूसरा अंक कौन सा है, उत्तर के आगे दाएं दूसरा, तो उत्तर के आगे बोले तो इसे एक्सक्लूड ही करना है, ठीक है। उसके बाद बात देखिए हम करते हैं, अगर आपके कोई कंसेप्ट जो आपको लग रहा है तो लिख दीजिए। डायरेक्शन जब ना दे तब क्या करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्लॉकवाइज प्रेफर करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउथ से होते हुए दक्षिण से होकर दक्षिण से होते हुए पश्चिम पश्चिम तक जाने पर बीच में कौन सा अंक या आपको बोल दिया जाए अक्षर आया है, तो इसका आंसर आप लिख दीजिए कि हमें क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि एंगल में हमें कैसे चलना है। अगर बोला जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उनका क्या मतलब होता है। टेबल में जब भी दाएं या बाएं बोला जाए, जस्ट दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट, तो उसका मतलब होता है ऑलवेज 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जस्ट उसके बाद 3/4 चलना है तो क्या करना है, ये चीज अभी देखेंगे अपने। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले वो बताइए। उत्तर से पश्चिम जाने पर, साउथ से होते हुए, उत्तर यहां पर नहीं बोला गया, तो इसका 4 आंसर बताया जा रहा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण से होते हुए आपको पश्चिम तक जाना है और बीच में कौन सा अंक है वो आपको बताना है। नीतू कुमारी 4, तो लगभग का आंसर यहां पर 4 आ रहा है। आपको दक्षिण होते हुए जाना है, दक्षिण होते हुए, तो कौन सा बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिए। फोर इसका राइट आंसर आप कैसे कर रहे हो सभी। तो यही यहां पर आप गलती कर रहे हो। इसने ऐसे नहीं कहा कि आप दक्षिण से पश्चिम जाइए, ये कह रहा है कि दक्षिण से होते हुए जाइए। तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आप नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है, आप नॉर्थ से हमें स्टार्ट करना है। जब बोला ना जाए तो नॉर्थ से स्टार्ट करना है और उत्तर दक्षिण दिशा से होकर जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पश्चिम में आना है। आ तो हम ऐसे भी सकते हैं, पर इसने बोला है कि दक्षिण से होते हुए आइए, तो हमें क्या करना है, यहां से ऐसे आना है। तो अब बताइए बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में आएगा T3, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। M4 से D2, M4 से D2, M4 से हमें बोला गया है D2 के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो इस क्वेश्चन में 101% क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। अगर नहीं बोला जाए तो M4 उसने पहले बोला। देखिए क्वेश्चन आया है कि M4 से D2 जाने पर बीच में आपको बताना है कौन। आपको कुछ नहीं बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्टेस्ट पाथ का भी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको M4 से स्टार्ट करना है और D2 तक क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। पहले M4 लिखा है तो M4 से क्लॉकवाइज ऐसे जाना है D2 तक, तो बीच में कौन आएगा, C4 आएगा। तो 4 हमारा राइट आंसर है। अगर ऐसे होता क्वेश्चन कि D2 से M4 जाओ, तो D2 से M4 क्लॉकवाइज ऐसे आना है, फिर हमारा T3 आंसर होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T3 होगा, क्योंकि यहां से चलकर हमें पश्चिम तक आना है नॉर्थ से होते हुए। तो बिल्कुल बीच में कौन है, T3 है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन। 4 नहीं है इसका आंसर, 3 आएगा यहाँ पर।
नॉर्थ से क्लॉकवाइज पहला अक्षर क्या, तो से बोला जाए आपको तो उसी को गिनना है वहां पर, इसके कोई डबल कंसेप्ट नहीं है। सभी के डाउट ये है कि पहले अगर पहला बोला जा रहा है, पहला तो क्या इसको ही पहला माने या उसके बाद माने, तो इसी को मानना है, से बोला गया है। उसके बाद देख लीजिए जो एक कंसेप्ट रह गया एंगल का और एक 3/8 पाथ का, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल देख लीजिए क्या है, एंगल का बोला जाए आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है, जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया है, हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि दक्षिण से एंगल में के या से में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एंगल होता है, इसमें यहां से ही स्टार्ट किया जाता है, ये 45 डिग्री होता है। एंगल में ये चीज नहीं है कि इसको गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, ये चीज आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना है। नॉर्थ के सामने, तो नॉर्थ के सामने P3 होगा। दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर नेक्स्ट है दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री 135 डिग्री जाने पर मिलने वाले अक्षर या 135 डिग्री पर स्थित अक्षर के विपरीत अंक आपको बताना है। कौन सा होगा देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर के विपरीत अंक कौन सा होगा, 135 डिग्री आपको बोला गया। तो यहां से देखिए कुल एंगल होता है 130 डिग्री। यहां पर हमने ब्लॉक्स कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ब्लॉक हमने बनाए हैं। तो 45 डिग्री यहां पर क्या आता है, एक ब्लॉक का एंगल ये है वो 45 है, क्योंकि आपको पता है पूरा एक दिशा है, दो दिशाओं के बीच में कितना एंगल होता है, ये 90 डिग्री, और इस एंगल की बात करें तो ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। 135 डिग्री का मतलब है 3 मूव करने हैं आपको, तो 45 डिग्री का मतलब एक कदम चलना है, जस्ट एक। 90 डिग्री का मतलब 2 मूव है, ठीक है। और 135 डिग्री का मतलब है 3, और 180 का मतलब है बिल्कुल उसके विपरीत चले जाओ। 180 का तो आपको डायरेक्ट पता है, उसके बाद और इसमें जोड़ लीजिए 225 का मतलब हो जाएगा 5 मूव हो जाएंगे। तो अगर इसको यहां पर बोला जाता है K2 के वामावर्त 225 डिग्री, तो वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 225 बोला है आपको, तो डायरेक्ट यहां आ जाइए, क्योंकि यहां पर 180 है, ये 225 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इन एंगल्स का ध्यान रखना है। हाँ, 4 इसका राइट आंसर होगा। 135 डिग्री यहां से आपको 135 डिग्री यानी कि 1 2 और 3 मूव जाना है, इसके विपरीत बताना है, हम 4 है, तो ये चीज हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए जो लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वो पूछ लेना। उसके बाद है 3/8 पाथ का जो है वो अपने देखते हैं। 3/8 पाथ का मतलब क्या है, पाथ या रास्ता या यहां पर लिखा सकता है भाग या पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि एक पूरे सर्कल के हमने कितने ब्लॉक बनाए हैं, 8 ब्लॉक बनाए हैं, उसमें 3 मूव आपको करना है। क्वेश्चन ऐसे है आपका कि पूर्व के विपरीत से, यहां पर विपरीत का मतलब है पूर्व कौन है, ये रहा पूर्व, इसके विपरीत। तो यहां पर अगर लिखा था विपरीत अक्षर तो भी हमें यहां से स्टार्ट करना है, अगर सिर्फ विपरीत लिखा है तो भी हमें यहां से स्टार्ट करना है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पूर्व के विपरीत से 3/8 मान लीजिए या 5/8 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। 3/8 भाग या रास्ता दाईं ओर, या फिर लिखा सकता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दक्षिणावर्त, दाईं
ओर चलने पर मिलने वाले अक्षर के विपरीत अंक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इसका आंसर दीजिए आप। तो बटे में 8 लिखा है, मतलब कुल हिस्से इसके कितने हैं? 8 हिस्से हैं, ठीक है। तो हिस्से कितने हैं? 8, यानी कि एक हिस्सा है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे? तो आपको 3 कदम मूव करने हैं। जब भी 8 का बोला जाए तो कंफ्यूजन ही नहीं होना, क्योंकि हमने कुल 8 ही तो इसके भाग बनाए हैं और आपको 3 हिस्से मूव करना है। कहां से करना है वो देख लीजिए। पूर्व के विपरीत, यानी कि यहां से 3/8 भाग दाईं ओर चलना है। तो इसकी दाईं ओर कौन है? क्लॉकवाइज, यानी कि ये है। कितने हिस्से चलना है? 3 हिस्से चलना है। तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कौन आ गया? D2। चलने पर मिलने वाले अक्षर, यानी कि D2 D है, के विपरीत कौन है? M4 है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा आता है कि 1/8 तो आपका क्या आंसर होगा? यहां से 1/8 चलना है, यानी कि एक ही कदम चलना है आपको। तो एक कदम यानी कि C4 है, C4 के विपरीत T3 है। तो इस तरह से हमें आंसर करना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि पूर्व के विपरीत से घड़ी का 3/4 दाईं ओर चलने पर, घड़ी का 3/4, यानी कि अब ये 8 हिस्से मानकर नहीं चल रहा, 4 हिस्से मान रहा है। कौन सा? ऐसे 1, 2, 3 और 4 हिस्से, सिर्फ 1, 2, 3, 4 हिस्से मानकर चल रहा है। तो पूर्व के विपरीत, यानी कि हम यहां पर खड़े हैं, इससे घड़ी का 3/4 दाईं ओर चलना है। यहां से चलिए आप, तो दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज, तो 1, 2 और 3, तब हम यहां आ जाएंगे। तब हर एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है। तो बटे में 4 है, यानी कि कुल हिस्से 4 करने हैं, 3 हिस्से, यानी कि हमें यहाँ पर आना है, ठीक है। 3 कदम चल रहे हैं, कुल भाग 4 है, 3 कदम हमें चलने हैं। 1 कदम, 2 कदम और तीसरा, यानी कि यहाँ आगे। यहाँ के विपरीत कौन है? इसके विपरीत कौन है? 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये घड़ी के जो है सारे कंसेप्ट थे। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो वो आप बता दीजिए। इसमें इर्द गिर्द अगल बगल का मतलब वही होगा, दाएं बाएं। दाएं बाएं मतलब होगा इसमें जी। अब अपने कमेंट्स कीजिए जो भी आपको डाउट लग रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम के सामने, तो पश्चिम में कौन सा है? P5 है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। साउथ के इन फ्रंट K2 होगा या T3? तो साउथ के K2 होगा। डायरेक्शन या अंदर बाहर का कंसेप्ट, तो डायरेक्शन अंदर दी है, तो दक्षिण के सामने ये है दक्षिण। अगर डायरेक्शन बाहर लिखी है तो देखिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूप से तो आरआरबी की तरफ से कहा नहीं गया है कि बाहर भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये चीज तो अभी इसमें आउट ऑफ स्कोप भी मानकर चल रहे हैं। सामने या विपरीत का मैंने बता दिया। अगर दिशा के सामने बोले तो उसी दिशा में लेना है, विपरीत बोले तो सामने आ ही जाएगा। कितने प्रकार के त्रिभुज? त्रिभुज 2 ही बनेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। हाँ, एक समकोण त्रिभुज का बताना रह गया है आपको कि किस तरह से बनेगा। समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो वो अर्धवर्त में ही बनेगा। अर्धवर्त का मतलब है वो इस तरह से इनको मैच कर रहा है। कैसे? वो देख लीजिए, इनको मैच कर रहा है, फिर ऐसे त्रिभुज बना रहा है इस तरह से। तो ये अर्धवर्त में बना कौन है? क्यों? क्योंकि ये अर्धवर्त है। ये क्या है? इसका व्यास है, यहाँ पर व्यास है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका समकोण होगा। और शीर्ष लंब पूछे तो भी D2 है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी समकोण बन सकता है। ये देखिए इस तरह से भी यहाँ पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा। यहाँ पर ये भुजाएं बराबर है, तब भी इसका शीर्ष यही हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि अर्धवर्त में बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर चतुर्भुज बोले तो इस तरह से चतुर्भुज बन सकता है, ये देखिए इस तरह से बन सकता है। आपको ऐसा बोला जाएगा कि इनको मिलाने पर इनमें बड़ा अंक कौन सा है, तो आपको चतुर्भुज बनाने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, अगर बड़ा या छोटा अंक बोला जाए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा चतुर्भुज में कि P5, P3, Z1 एंड 4 को मिलाने पर एक चतुर्भुज का निर्माण करिए, इसमें सबसे बड़े अक्षर, तो आप देख लीजिए इन चारों में सबसे बड़ा अक्षर कौन है, Z है। इनमें सबसे बड़े अक्षर यानी कि Z के विपरीत, विपरीत यहाँ पर कौन होगा वो देखिए P5 होगा। विपरीत नहीं लिखा आएगा, सॉरी विकर्णवत लिखा आएगा। तो Z के विकर्णवत कौन है, P5 है, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। इनमें का मतलब है इन चार की वो बात कर रहे हैं। P3 से वेस्ट दूसरा क्या होगा, और P3 से वेस्ट पहला क्या होगा, तो से बोला गया है, तो दूसरा तो P3 से पश्चिम की दिशा में दूसरा देख लीजिए पश्चिम, वेस्ट दूसरा बोला है आपने, तो यहां पर बाएं होगा, तो दूसरा P5 ही होगा। पूर्व से होते हुए जाने को कहा जाए तो कहां से शुरू करना है, आपको जाना कहां तक है ये चीज और बताइए। पूर्व से होते हुए जाना है तो आपको बाय डिफॉल्ट उत्तर से ही स्टार्ट करना है। उत्तर पूर्व से होते हुए दक्षिण तक जाइए, तो कहां से स्टार्ट, यहीं से करना है, हमें उत्तर से ही स्टार्ट करना है, तो यहां तक आएंगे, ठीक है। अगर बोला जाए पश्चिम से होते हुए दक्षिण तक जाइए, तो हमें स्टार्ट यहां से करना है उत्तर दिशा से, और पश्चिम से होते हुए दक्षिण तक जा रहे हैं। अगर पर्टिकुलर बोला जाए कैसे कि उत्तर पश्चिम से शुरू करके, उत्तर पश्चिम से शुरू करके पूर्व होते हुए दक्षिण आइए, पूर्व होते हुए आप यहां पर आ जाइए, चलो यहां पर उत्तर पूर्व से शुरू करके, उत्तर पश्चिम से शुरू करके पूर्व दिशा से होते हुए दक्षिण पश्चिम तक आइए, तो बीच का अंक कौन सा है, तो बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर Z1 आ जाएगा। जब आपको पर्टिकुलर बोला जाए तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है, जब ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करना है। पूर्ववर्ती, और क्या है ये, पूर्ववर्ती का मतलब वो यहाँ पर हो जाएगा पहले, सामने और विपरीत भी ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। सामने दिशा के सामने मतलब उसी दिशा में, विपरीत का आपको बताया। हिंदी वर्ड जितने भी आती है एग्जाम में वो बताएं, हिंदी वर्ड सारे हो चुके हैं सर अब। तो लिख दीजिए जल्दी से, अगर कोई कमेंट है, आपका डाउट है, तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। अपने लगभग 90 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की क्लास हो चुकी है ये। सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, सबसे छोटा अंक C4 D2 T3 M4, C4 D2 M4 और T3। तो अगर इनको मिलाएंगे तो आप देख सकते हो एक वर्ग बनेगा, सबसे छोटा एंगल आएगा ही नहीं यहाँ पर। इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे सर। 3/4 का मतलब है कुल 4, यानी कि पूरे के 4 हिस्से करने हैं, तो 1 कदम 2 कदम और 3, तो ये 3/4 हो जाएगा। अगर सेंटर से होकर जाए, यानी कि अर्धवर्त में वो त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो जहां पर समकोण बनेगा वही होगा। वेस्ट से पहले का अक्षर कौन सा होगा, ये चीज आपने अच्छी पूछी है यहाँ पर। वेस्ट से पहले का अक्षर संदीप कुमार, तो वो देखिए वेस्ट से पहले का अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए अच्छी चीज आ गई है यहाँ पर, कंसेप्ट आ गया है बढ़िया। कि अगर आपको बोला जाए, ऐसे बोल दे कि वेस्ट से यानी कि पश्चिम
के पहले, पश्चिम के पहले कौन सा अक्षर है, अक्षर है या अंक है, या अक्षर का मान क्या है, अक्षर का मान क्या है। तो पश्चिम के पहले अब किसको माने, ये देखिए पश्चिम दिशा ये रही, इसके पहले इसको माने या इसको माने, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम किस डायरेक्शन में आए हैं, कहां से होते हुए आए हैं, कहां हमने धक्के खाए हैं, ये चीज उसमें नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब किसको माने बताइए, कंफ्यूजन हो गया ये तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, सॉरी, कि बाय डिफॉल्ट नॉर्थ से स्टार्ट करना है हमें और क्लॉकवाइज आना है जब डायरेक्शन ना दी गई हो। तो इसके पहले कौन हो जाएगा, M4 ही होगा, यहां पर M4 इसका होगा जी, ये सही आंसर है सभी का 4। देखिए टेबल में हमेशा आंसर अंक में ही देना है आपको। अगर बोला जाए कि उत्तर में कौन सा अक्षर है, अक्षर कौन सा है, यहाँ पर के है, पर के आंसर नहीं होगा, आंसर आपका 2 होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 5 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर ABCD लिखा है, यहाँ पर ABCDE लिखा है, आपका आंसर 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब B, तब आपको B को टिक करना है। अगर यहाँ पर 1 2 3 लिखा है तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, टेबल से हमें सिर्फ अंकों को ही सिलेक्ट करना है। K2 से एंटी क्लॉकवाइज 6 लेटर आप देख सकते हो इसमें, इजी है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लास थी आज की, कैसी लगी जरूर बता दीजिए। अक्षर का मान पूछे तब आपको उस अक्षर के साथ में कौन सा अंक है ये चीज बतानी है, ठीक है। तो बहुत लंबी क्लास हो चुकी है आज की, आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी इस क्लास से। मिली है तो जल्दी से कमेंट करके यस बता दीजिए कि अच्छी लगी है क्लास, और जो डाउट है वो लिख दीजिए, और बाद में इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको लाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सभी को गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। पहली बात बी पॉजिटिव सोचें। दूसरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में, घबराहट में ऐसा ना करें कि जल्दी आराम से रिलैक्स जरूर रहें एग्जाम को करते वक्त और फिलहाल भी, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास थी, आई होप सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, या जिनको पता था उनके रिवाइज हुए हैं अच्छे से। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास है वो एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को देखने के लिए सभी को फिर से धन्यवाद, गुड बाय।